तो जनाब, बातें तो हमने शुरू कर दी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपना खुल के ईज़ी होके लोगों को अपना तारुफ़ दें, ताकि वो रिलेट कर सकें कुछ चीज़ों में आपसे। जितनी आप डिटेल्स देंगे, सुनने वाला उतना ही रिलेटेबिलिटी का इज़हार करेगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी हूँ, तो वो फिर कॉन्वर्सेशन थोड़ी अच्छी फ़्लो करेगी। तो आप खुल के ईज़ी होके जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, जो समझते हैं कि एक स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट मेरे बारे में क्या जान सकता है, वो क्या होगा? ठीक है, द नेम इज़ बाकर रज़ा, आई बिलोंग टू कराची। मैं 2016 का ग्रेजुएट हूँ हमदर्द यूनिवर्सिटी का, तो मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ मेरा रुझान है। आई बीन वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन कराची टिल फ्रॉम 2016 बैक टिल 2023। 2023 में मैं ओमान चला गया था फर्स्ट टाइम। मैं कराची से बाहर पहली मरतबा गया था, सो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी दूसरे शहर से निकलने का, ना कि दूसरे मुल्क जाने का। तो मैं वहाँ जॉब पे गया था, वर्क वीज़ा पे गया था, तो मैं वहाँ पे ही काम कर रहा था ओमान में। मैंने कनाडा के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था 2020 में, जब मैं सिर्फ बैचलर्स था। तब मैंने 2020 में अप्लाई किया, तो मेरा स्कोर कुछ 429 के करीब था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो फिर मैंने अपना मास्टर्स फ़ौरन मैंने देखा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा सबसे जल्दी से जल्दी मास्टर्स रहे, क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। कोविड चल रहा था, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो आप घर से ही स्टडी कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी कराची में होती है। तो 2020 में मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया, 2021 में मेरा 3.9 CGPA के साथ ख़त्म हो गया। सो इट वाज इजी तो वहाँ पे मास्टर्स करना। यूनिवर्सिटी भी थोड़ी हद का हाथ रखा हुआ था उन्होंने स्टूडेंट्स पे, क्योंकि एवरीवन वाज सफरिंग। तो दैट वाज द केस। 2021 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तो मेरा स्कोर 469 चला गया ऑटोमेटिकली। मेरा आइल्स का स्कोर उस वक्त CLB 9 थे सारे बैंड्स। देन आई वेटेड के अब, क्योंकि वो स्कोर तो वैसे ही दूर चला गया था और ड्रॉज हो ही नहीं रहे थे ऑलमोस्ट, तो मोस्टली PNP के हो रहे थे और मुझे कोई इन्विटेशन नहीं आया था। देन मेरा आइल्स एक्सपायर हुआ 2022 के अंदर। मैंने री अटेम्प्ट किया आइल्स का, और मेरा 3 CLB 10 आए थे, 1 CLB 9 था। स्पीकिंग मेरा CLB 9 ही रहा था, बाकी मेरे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग मेरे CLB 10 चले गए थे। तो मेरा स्कोर कोई 470 प्लस चला गया था। अगेन वो फिर भी दूर था काफ़ी ड्रॉस से। आई थिंक उस वक्त 480 485 के अंदर चल रहा था स्कोर, जो प्योर IRCC फेडरल स्किल वर्कर पे कॉल करता था अपने न्यू इमिग्रेंट्स को। देन सडनली समडे इन 2023 के अगस्त के अंदर मुझे एक ईमेल आती है, OINP की तरफ से ड्रॉ होता है। आई वाज पार्ट ऑफ अ फेसबुक ग्रुप, कमाल, आई थिंक हिज नेम इज़ कमाल, सम इंडियन गाय। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ड्रॉज अभी हुए हैं, और मेरा जो स्कोर था उस रेंज के अंदर ही लोगों को इनवाइट आ रहे हैं। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स मुझे भी ईमेल आ गई। इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी, एंड या इट वाज हैप्पी मोमेंट कि फर्स्ट टाइम बैक टू 3 साल आप इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन था कि वो चीज़ अचीव नहीं हुई, कि अभी जो इनवाइट आया है, यू डोंट हैव द PR येट। सो वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, जमा किए। अगस्त मुझे कोई 15-20 दिन लगे। मैंने अपने पिछले एम्प्लॉयर से रब्ते किए, मैंने लेटर्स निकलवाए, सब हो गया, सबमिट कर दिए। OIP का प्रोसेस चल पड़ा। अक्टूबर में मुझे ओमान जाना पड़ गया जॉब के सिलसिले में। आई लैंडेड बैक इन अक्टूबर 24 को मैं लैंड किया। 20 अक्टूबर को मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था। मुझे ऑफ़र पहले आ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने भाई की शादी के बाद ही जाऊँगा। मैं अक्टूबर में लैंड किया, और नवंबर में ओमान के अंदर छुट्टियाँ थी, 4 डेज़ के अंदर नेशनल हॉलीडेज़ आती है, 20 to 24 नवंबर। मैं उस दौरान मैं सरप्राइज़ कराची विज़िट करने के लिए आ गया ओमान, क्योंकि कराची से 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा मैं पेरेंट्स को सरप्राइज़ देता, मैं आ गया। वो सरप्राइज़ शॉक में बदल गया, वो अलग बात है, और जो कभी नहीं करना चाहिए, ख़ास करके अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हों, क्योंकि सुबह आप 5 बजे अचानक से गेट खटखटाएंगे, तो आपको उनको लगेगा कि या तो जॉब से निकाल दिया गया है, हाँ, या ऐसे ही। कुछ कांड करके भागा है। सही। ओके, कांड मीन्स जुर्म। सो आपने बोला ओमान आपको याद आ रहा था। No, I'm not याद आ रहा है, in a sense कि yes, I felt it was Oman was better. अच्छा, किस 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 लिहाज से वो पहलू मैं जानना चाहूँगा कि जिसमें आपको ओमान बेहतर लगा, क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू ओमान। Okay, easy to commute था, ठीक easy है। to commute था, तमाम व्हेन यू से चीज़ें इजी टू कम्यूट, yes, इसका मतलब है कि एक्सेसिबल था, यानी accessible बाइक था। से भी yes, not मुख्तल। बाइक्स नहीं थी, लेकिन अच्छा, टैक्सी वगैरह वहाँ पे ओ टैक्सी और तस्लीम टैक्सी, 2 टैक्सीज़ हैं, तो वो इजी थी। फॉर सही। एग्जांपल यहाँ मैं आया हूँ अभी, तो 8 को मैं लैंड हुआ हूँ, सो आई डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनीथिंग। अब मैं आराम से कैश वगैरह से ओमान से ट्रैवल कर सकता हूँ। ओमान में आराम से कैश के थ्रू ट्रैवल कर सकता था मैं। वहाँ के मेरे घर से बस स्पॉट इनका बहुत करीब था, मैं काफ़ी दूर जाता था, तो मुझे बस स्पॉट में आसानी होती थी। अब वहाँ पे आपने गए, आपने कैश दिया, यू गुड टू गो। यहाँ अब आपको प्रेस्टो कार्ड बनाना है, तो दैट्स वाई सेम थिंग हैपन इन टर्की।
मैं इस्तांबुल में था, मेरा 1 दिन का स्टे था। मैंने इंटेंशनली अपनी फ़्लाइट इस तरह से बुक की थी कि मैं 29 घंटे का मुझे स्टे मिले, ताकि टर्किश एयरलाइन के थ्रू फ्रॉम कराची टू टर्की इस्तांबुल एंड इस्तांबुल से टोरंटो। तो वो मैंने इंटेंशनली चूज़ किया था ताकि मैं थोड़ा टर्की देख लूँ, मुझे शौक था। अब मैं जब रुका हूँ वहाँ पे तो मुझे लैंग्वेज बैरियर फ़ील हुआ कि क्या फ़र्क होता है। दे डोंट स्पीक इंग्लिश एट ऑल, और पाकिस्तानी भी कोई ना दिखने की। एक मुझे 2 पाकिस्तानी मिले पूरे 24 घंटे 25 घंटे के अंदर जो मैं टर्की में रहा हूँ। और तो मैं जब बस पे गया वहाँ पे मैंने पूछा कि मुझे जाना है ब्लू मॉस्क, तो उनको कोई पता नहीं था। वहाँ एक कार्ड चलता है, अब मैंने वो कार्ड बनाया नहीं था। तो एक साहब थे, उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने अपने कार्ड से मेरा टिकट निकाल दिया और मुझसे कैश ले लिया। ठीक है, लीरा उन्होंने ले लिया मुझसे। तो मैं वहाँ पे ब्लू मॉस्क एमिनोनू करके एक इलाका है, वहाँ पे पहुँच गया इस तरह से। तो वो कैश चल गया। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आपको पेस्टो कार्ड चाहिए। तो ये एक चीज़ है। तो मैं भी महसूर हुआ हूँ घर के अंदर, अपने एयरबीएनबी के अंदर, या वॉक कर रहा हूँ मैं। जैसे कल मुझे मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ, जुम्मा था, मुझे मस्जिद जाना था। मैंने करीब से करीब चेक किया तो इट वाज लाइक 2.8 किलोमीटर करीब मस्जिद थी मिनिमम। मैं चलते हैं 1 बजे, तकरीबन 1:30 बजे जमात थी, तो मैं वहाँ से चलना शुरू किया। 11:30 बजे मैं पहुँच गया सही टाइम पे। तो वो एक कम्यूट का जो इशू है वो अभी है, यानी इन अ वे इट्स नॉट कम्यूटिंग इशू, बट इट्स कि आप फ़ौरन आप अपना स्टार्ट नहीं ले सकते। यू हैव टू सेट अप फ्यू थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, मेरा इस पे ये ख़्याल है कि जैसे जैसे आप मज़ीद एक्सपीरियंसेस से गुजरेंगे ना, शायद ये ख़्याल इवॉल्व हो जाए, चेंज हो जाए। क्यों? आपने एयरबीएनबी लिया मिल्टन में। मिल्टन है एक सबर्ब, इट्स नॉट अ बिग सिटी, इट्स अ टाउन बेसिकली। अगर इसकी आप डेफिनेशन गवर्नमेंटल के तौर पे देखें तो इट्स अ टाउन। तो सिटीज़ लाइक टोरंटो, अगर आप इस्तांबुल को कंपेयर करें तो मैं कहूँगा टोरंटो के एरिया से, यानी जहाँ मैं पहले रहता था उस एरिया में करें तो वहाँ पे मैं इसीलिए रहता था और मैंने 3 साल गाड़ी के बगैर बड़े आराम से गुजारा किया, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ था। सिस्टम ऐसे नहीं था कि मुझे सफ़र स्टार्ट करने के लिए पहले सफ़र तक पहुँच, यानी पहली चीज़ लेने के लिए पहले कुछ इंतज़ामात करने हैं। यानी मेरे घर से टीटीसी का जो सबवे स्टेशन था वो 2 थे और दोनों 5-5 मिनट की वॉक पे थे। सही। ग्रोसरी स्टोर पास था, ड्राई क्लीनर्स पास थे, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें पास थी, बार्बर पास था, और एक बंदे को अपनी ज़िंदगी के लिए मोस्ट चीज़ें हो जाती हैं। सिटी की कम्यूट बसेस थी। हाँ, बसेस टाइम पे नहीं आती, सर्दियों में वेदर इतना हार्श होता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फिर ख्वार होना बस स्टेशन पे, वहाँ वो छोटे से कैप्सूल में खड़े होकर ठठरना, वो एक बुरी चीज़ लगती है। लेकिन ट्रेन्स का सिस्टम यूरोप जैसा नहीं है, यानी अगर आप डेनमार्क स्वीडन से कंपेयर करें तो नहीं। टाइम के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वहाँ पे गूगल मैप्स ऐसा सिंक था कि वो ऑन द डॉट कहता था अब आ रही, और सामने से ट्रेन आ रही होती थी, मतलब वो इतना सिंक था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चीज़ें अच्छी होंगी, मे बी, आई डोंट नो, ओमान के अंदर हो सकता है उससे भी बेहतर हो। यहाँ भी आपको और एक्सपीरियंसेस आई थिंक जब यहाँ मिलेंगे तो मे बी आपका ओपिनियन इवॉल्व हो। होपफुली। हाँ, अच्छा, तो जनाब बातें तो हमने शुरू कर दी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपना खुल के ईज़ी होके लोगों को अपना तारुफ़ दें, ताकि वो रिलेट कर सकें कुछ चीज़ों में आपसे। जितनी आप डिटेल्स देंगे, सुनने वाला उतना ही रिलेटेबिलिटी का इजहार करेगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी हूँ, तो वो फिर कॉन्वर्सेशन थोड़ी अच्छी फ़्लो करेगी। तो आप खुल के ईज़ी होके जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, जो समझते हैं कि एक स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट मेरे बारे में क्या जान सकता है, वो क्या होगा? ठीक है, द नेम इज़ बाकर रज़ा, आई बिलोंग टू कराची। मैं 2016 का ग्रेजुएट हूँ हमदर्द यूनिवर्सिटी का, तो मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ मेरा रुझान है। आई बीन वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इन कराची टिल फ्रॉम 2016 बैक टिल 2023। 2023 में मैं ओमान चला गया था फर्स्ट टाइम। मैं कराची से बाहर पहली मरतबा गया था। सो मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी दूसरे शहर से निकलने का, ना कि दूसरे मुल्क जाने का। तो मैं वहाँ जॉब पे गया था, वर्क वीज़ा पे गया था। तो मैं वहाँ पे ही काम कर रहा था ओमान में। मैंने कनाडा के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था 2020 में, जब मैं सिर्फ बैचलर्स था। तब मैंने 2020 में अप्लाई किया तो मेरा स्कोर कुछ 429 के करीब था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो फिर मैंने अपना मास्टर्स फ़ौरन मैंने देखा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा सबसे जल्दी से जल्दी मास्टर्स रहे, क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। कोविड चल रहा था, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो आप घर से ही स्टडी कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी कराची में होती है। तो 2020 में मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया, 2021 में मेरा 3.9 CGPA के साथ ख़त्म हो गया। सो इट वाज इजी तो वहाँ पे मास्टर्स करना। यूनिवर्सिटी भी थोड़ी हल्का हाथ रखा हुआ था उन्होंने स्टूडेंट्स पे, क्योंकि एवरीवन वाज सफरिंग। तो दैट वाज अ केस। 2021 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो मेरा स्कोर 469 चला गया ऑटोमेटिकली। मेरा आइल्स का स्कोर उस वक्त CLB 9 थे सारे बैंड्स। देन आई वेटेड कि अब
क्योंकि वो स्कोर तो वैसे ही दूर चला गया था और ड्रॉज हो ही नहीं रहे थे ऑलमोस्ट, तो मोस्टली PNP के हो रहे थे, मुझे कोई इन्विटेशन नहीं आया था। देन मेरा आइल्स एक्सपायर हुआ 2022 के अंदर। मैंने री अटेम्प्ट किया आइल्स का और मेरा 3 CLB 10 आए थे, 1 CLB 9 था। स्पीकिंग मेरा CLB 9 ही रहा था, बाकी मेरे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग मेरे CLB 10 चले गए थे। तो मेरा स्कोर कोई 470 प्लस चला गया था। अगेन वो फिर भी दूर था काफ़ी ड्रॉस से। आई थिंक उस वक्त 480 485 के अंदर चल रहा था स्कोर, जो प्योर IRCC या फेडरल स्किल वर्कर पर कॉल करता था अपने न्यू इमिग्रेंट्स को। देन सडनली समडे इन 2023 के अगस्त के अंदर मुझे एक ईमेल आती है OINP की तरफ से, ड्रॉ होता है। आई वाज पार्ट ऑफ अ फेसबुक ग्रुप, कमाल, आई थिंक हिज नेम इज़ कमाल, सम इंडियन गाय। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ड्रॉज अभी हुए हैं और मेरा जो स्कोर था उस रेंज के अंदर ही लोगों को इनवाइट आ रहे हैं। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स मुझे भी ईमेल आ गई। इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी एंड या इट वाज हैप्पी मोमेंट कि फर्स्ट टाइम बैक टू 3 साल आप इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन था कि वो चीज़ अचीव नहीं हुई कि अभी जो इनवाइट आया है, यू डोंट हैव द PR येट। सो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, जमा किए। अगस्त मुझे कोई 15-20 दिन लगे। मैंने अपने पिछले एम्प्लॉयर से रब्ते किए, मैंने लेटर्स निकलवाए, सब हो गया, सबमिट कर दिए। OIP का प्रोसेस चल पड़ा। अक्टूबर में मुझे ओमान जाना पड़ गया जॉब के सिलसिले में। लैंडेड बैक इन अक्टूबर 24 को मैं लैंड किया। 20 अक्टूबर को मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था। मुझे ऑफ़र पहले आ चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने भाई की शादी के बाद ही जाऊँगा। मैं अक्टूबर में लैंड किया और नवंबर में ओमान के अंदर छुट्टियां थी। 4 डेज़ के अंदर नेशनल हॉलीडेज़ आती है, 20 to 24 नवंबर। मैं उस दौरान मैं सरप्राइज़ कराची विज़िट करने के लिए आ गया ओमान, क्योंकि कराची से 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा मैं पेरेंट्स को सरप्राइज़ देता, मैं आ गया। वो सरप्राइज़ शौक में बदल गया, वो अलग बात है, जो कभी नहीं करना चाहिए, ख़ास करके अगर आपके पेरेंट्स ओल्ड हों। क्योंकि सुबह 5 बजे अचानक से गेट खटखटाएंगे तो आपको उनको लगेगा कि या तो जॉब से निकाल दिया गया है या कुछ कांड करके भागा है। ओके, कांड मीन्स जुर्म। सो बट उस 4 दिनों के अंदर लकीली मुझे OINP का अप्रूवल आ गया कि यू आर गुड टू गो। अब आपको FSW के अंदर आपको एक्स्ट्रा 600 पॉइंट्स मिलेंगे 24 नवंबर को। मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि दीज आर स्पेशल डेट्स, सो आई रिमेंबर देम, वरना मैं डेट्स के मामले में बिल्कुल ही फारिग हूँ। सही। तो फिर मुझे पता चल गया कि हाँ, ये अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपका शुरू होगा। वो आपकी प्रोविंस से निकल के फेडरल की तरफ चला गया मामला। तो अब उस ड्रॉ का इंतज़ार करता था। लेट नवंबर या 2 हफ्ते के अंदर ही मुझे ड्रॉ में मेरा नाम आ गया। देन आई हैव टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। 14 दिसंबर मेरी बर्थडे थी और 14 दिसंबर को मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया था ओमान में NMCC के अंदर। सो वहाँ से मैंने मेडिकल टेस्ट कराया, सबमिट कर दिया। देन बैक इन फरवरी 2 रोज़ा था मुझे याद है, तो मुझे वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पासपोर्ट के लिए कॉल कर लिया गया। आई वेंट देयर, एवरीथिंग वाज फाइन। ओके, सॉरी, मुझे पहले कॉल किया था और दूसरे रोज़े को मुझे बुला लिया था कि आप अपना पासपोर्ट ले जाएं, एवरीथिंग इज़ फाइन, नाउ यू हैव गॉट द स्टैम्प, एवरीथिंग। मैं गया वहाँ से पासपोर्ट लेके आ गया। एंड देन अब जो मकसद था PR का वो यही था कि आपने कनाडा लैंड होना, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं जॉब लेके जाऊँ। मैं ओमान में था, आई हैड अ गुड सैलरी देयर, 1000 प्लस सैलरी थी, अच्छी कंपनी, ओमान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ओमानी बेस्ड। वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ के हैं चैप्टर्स, बट ओमानी कंपनी सबसे बड़ी थी। मेरी अच्छी जॉब थी, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। ओमान एज अ कंट्री मुझे अच्छा लग रहा था, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, एवरीवन वाज हैप्पी। और पाकिस्तान से सस्ता था ओमान कंपेयर रेशो वाइज। ओके, रेशो वाइज, इनकम टू आउटकम, हाँ, इनकम से मैं जो परसेंटेज में सेव करता था ओमान के अंदर, वो अपने पाकिस्तान में सेव नहीं कर सकता था। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स थी वहाँ, हेल्थ के बड़ा उस पर दे आर वेरी कंसर्न अबाउट कि कोई प्रोडक्ट जो है वो ऐसी नहीं हो कि हेल्थ वाइज के जो नुकसानदेह हो। मुझे याद है कि वहाँ पर एक बॉटल, पानी की नॉर्मल बॉटल टाइप की थी, उसका उन्होंने फ्लैयर जारी किया था कि ये बॉटल अब इस्तेमाल करना बंद कर दे, जिन्होंने ख़रीदा है वो रिटर्न कर दें, क्योंकि इसका जो केमिकल है या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें फॉल्ट है, तो वो आप वापस करें। जो कि गल्फ जैसे कंट्री के अंदर थोड़ी एक नई चीज़ समझी जाती है, US वगैरह में तो एक्सेप्ट करते हैं। तो वो इस वजह से ओमान मुझे काफ़ी बेहतर लगा था। तो फिर मैंने कहा कि चलें, अब मेरे पास एक स्टेटस आ गया है। पहले मैं जब कनाडा के लिए जॉब के लिए अप्लाई करता था तो देयर इज़ अ चेक इन लिंक्डइन कि आर यू लीगली ऑथराइज्ड टू वर्क इन दिस कंट्री वेयर यू आर अप्लाइंग, तो वो मैं नो करता था ऑब्वियसली। तो मेरी जो रिज्यूमे होती थी वो ITA के अंदर जाती नहीं थी, जो रिज्यूमे स्कैनर होता है ऑनलाइन। देन मैं अभी अप्लाई कर सकता था। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स इन ओमान बैक स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी टिल नाउ। कुछ लोगों से मेरा
मेरे लिंक्डइन पे 8,500 कनेक्शंस हैं, उसमें से 4,000 कैनेडियंस हैं। मैं 2020 से कैनेडियंस को जमा करता रहा था कि मैं फ्यूचर में मुझे काम आना है ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं माइंड मेक कर चुका था कि मैंने कनाडा ही आना है। दिस इज़ द कंट्री विच आई थिंक थॉट एट दैट टाइम, स्टिल थिंक्स कि ये बेहतर है मेरे लिए, वेयर आई कैन लिव फ्रीली एंड डू व्हाट आई वांट टू डू। तो मैंने उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को रीच आउट करना शुरू किया कि आई एम अ न्यू परमानेंट रेजिडेंट, नाउ आई वांट टू नो कि क्या हालात हैं, इफ़ यू हैव अ वैकेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन प्लीज़ लेट मी नो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उनका जवाब नहीं आता। उमन दिस इज़ नॉर्मल, पाकिस्तान में भी आप किसी को मैसेज करेंगे जवाब नहीं आएगा, ये एक रेशो है कि 10% लोगों का जवाब आता है। Then I got some responses from the people who were already working in Canada and they were Canadians, like पाकिस्तानी थे, इंडियंस थे, लेकिन वो कनाडा से ही पढ़े हुए थे या यहाँ काम करते थे कि भाई हमारे तो खुद की जॉब नहीं है, हम खुद जॉबलेस बैठे हुए हैं। तो एक रिव्यू था लोगों का, पॉजिटिव नेगेटिव था। कुछ लोग थे उन्होंने डीप डाउन जाके हेल्प की, यानी उन्होंने कॉल स्केजुअल की कि अच्छा कब आ रहे हो, ये कर लो वो कर लो, ये सर्टिफिकेशन देख लो, इस फील्ड में मास्टर्स कर लो, अपने हैंड्स ऑन रखो इन चीज़ों में, इन कोडिंग लैंग्वेजेस पे अपने हैंड्स ऑन रखो। सो देयर वर सजेशंस एंड सम अनसॉलिसिटेड एडवाइस एज वेल, बट देन ओके सेप्टेम्बर, क्योंकि दिसंबर तक मेरा 24 दिसंबर को मेरा COPR एक्सपायर हो रहा था। आई थॉट कि दिसंबर इज़ विल बी वेरी हार्श, नवंबर ये सर्दियों से पहले मुझे आना है। देन आई हैड माई ओन रिसर्च कि अक्टूबर में नए बजट्स आते हैं कंपनीज़ के पास यहाँ ओमान में, कनाडा में, आई एम स्टिल स्टक इन ओमान। सो आई प्लान कि मैं सितंबर में आ जाऊँ ताकि मैं थोड़ा सा हाउस रेंटिंग वगैरह में निकल जाएगा। देन अक्टूबर में आई होप कि सम जॉब्स विल कम एंड मे बी माई लक विल वर्क। देन इट्स 14 सितंबर एंड हियर आई एम। तो आपने चूँकि आधा अपना प्रोसेस ओमान में किया, स्टार्ट आपने पाकिस्तान से किया था, तो दोनों मुल्कों के आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स फिर इकट्ठे करने पड़े इस प्रोसेस के लिए? नहीं, मुझे ओमान की कंपनी के अंदर जहाँ मैं काम करता था वहाँ का मुझे एक रेफरेंस लेटर चाहिए था कि दिस गाइज वर्किंग हियर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक कंपनी में था, आईबेक्स, जो लाहौर में भी है, कराची में भी है। फिर मैं दूसरी 2-3 और कंपनी स्विच की थी, तो सबके मैं रेफरेंस लेटर जमा करता रहा था। एक एम्प्लॉयर थे मेरे जो 2018 में थे, उन्होंने रेफरेंस लेटर नहीं दिया क्योंकि इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी एंडिंग फॉर बोथ ऑफ अस, सो उन्होंने मना कर दिया। देन ओमानी कंपनी, उन्होंने मुझे HR की जो मैनेजर थी आफरा मोहम्मद, शी गेव मी लेटर कि उन्हें पता था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी दे दिया लेटर कि शी डिडंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ओमान के अंदर मुझे कोई PCC जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ओमान का नहीं चाहिए था, क्योंकि 6 मंथ्स की थी, क्योंकि उस वक्त मुझे 6 मंथ नहीं हुए थे बैक इन फरवरी, तो अक्टूबर से स्टार्ट करें तो 6 मंथ्स नहीं हुए थे। लेकिन जब बाद में हो भी गए थे, क्योंकि 10 माह टोटल आप वहाँ रहे, तो तब भी नहीं उन्होंने रिक्वायर नहीं, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब तक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। फॉर द सेफ साइड मैंने निकाल लिया था उस वक्त, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि असल में होता है ना, अगर आपकी कोई सिचुएशन चेंज करे तो वो कहते हैं आपने हमें अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल आपका मैरिटल स्टेटस, कोई इस तरह की लिविंग सिचुएशन या कुछ भी चेंज हो, तो भले आपकी एप्लीकेशन लग गई है लाइन में, यू कैन स्टिल अपडेट, वो आप केस स्पेसिफिक क्वेरी डाल के उसको कर सकते हैं। जैसे मैं ओमान मूव हुआ था तो मैंने अपना रेजिडेंट कंट्री चेंज कर दिया था, अपनी जॉब चेंज कर दी थी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने अपडेट की थी, लेकिन एज अ डॉक्यूमेंट उन्होंने कोई लीगल डॉक्यूमेंट मुझसे रिक्वायर नहीं किया था। तो यानी इवन दो कि यू हैड अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड, कह लो कि बैकग्राउंड कंपेयर टू लेट्स से मैं, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पहले पाकिस्तान से अलावा किसी और मुल्क में नहीं रहा था, जब मैंने यहाँ आना था, तो वो सारे विजिट्स थे, लेकिन कोई परमानेंटली उस तरह का सिचुएशन नहीं थी कि मुझे PCC चाहिए हो या वर्क परमिट या कोई रेफरेंस लेटर या इस तरह, क्योंकि दूसरे मुल्क बैठ के किसी और मुल्क से जहाँ आप पहले माजी में रहते थे चीज़ें करवाना, अगर वो आपका होम कंट्री नहीं है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो लेकिन आपके केस में यू डिड नॉट फील एनी प्रॉब्लम, सब कुछ स्मूथली हुआ प्रोसेस में। टोटल टाइम अगर हम सारा कैलकुलेट करें तो फ्रॉम द टाइम जिस दिन वो ग्रुप पे देखा और फिर ईमेल आई कि आपका हो गया, उस दिन से अगस्त से सितंबर, तो कितना हो गए? अगस्त से फेब में मुझे PR मिल चुकी थी। अच्छा, पासपोर्ट में मेरा स्टैंप लग चुका था। मैं आया सितंबर में, वेट कर रहे थे, जॉब रिव्यू जॉब ले का रहे थे लोगों का। वहाँ से ओमान से मैं थोड़ा कैश जमा कर रहा था। मेरी कोशिश थी कि ओमान से मुझे उम्रा करना मेरे पेरेंट्स के लिए आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे एक टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, इट्स ईजी देन कंपेयर टू पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मैं ओमान में जितना टाइम गुजारना चाहता था मैं चाहता था गुजार लूँ, देन मैं आखिर में जाऊँ। लेकिन पाकिस्तानियों का और अपने पीयर्स का तो आपने बता दिए जो गए थे कनाडा, और उन्होंने लिंक्डइन पे बताया कि यार हमें तो यहाँ मिल नहीं रही, कुछ ने गाइड भी किया। ओवरऑल आपको क्या फ़ील हुआ कि आपके बैकग्राउंड का अगर बंदा यहाँ पे आता है, आप देखें अगर आपको प्रोविंस बुला रहे हैं ना, तो उसके पीछे की साइंस ये है कि प्रोविंस के पास जो डाटा है वो कहता है कि हमें इस फील्ड के बंदे चाहिए हैं। दैट्स वाई दे गिव आउट नॉमिनेशंस। आप उस क्राइटेरिया पे आए हो, आप उस क्या लें
नंबर उसमें आपके आगे जितने पीछे थे प्लस वो ऐड हो गए तो वो 1000 जितने भी बन गए तो आप उसमें फिट आ गए। तो ऑब्वियसली दे हैव जॉब्स, इसका मतलब है। बट अगर जॉब्स नहीं मिल रही एक शख्स को तो आपको लगता है कि बाहर बैठ के करना वाज अ नेगेटिव उसके केस में, या कोई और फैक्टर्स भी अभी तक लग रहे हैं? क्योंकि अभी कितना अर्सा हो गया है, जॉब हंट तो 6-8 महीने हो गए ना, इसका मतलब है। मेरे ख्याल से यहाँ अगर कोई बंदा मौजूद होता है तो उसके लिए आसानी होती है। आई थिंक आई डिड ऑल द थिंग्स राइट इन माई ओन वर्ल्ड। यू नीड अ PR, आई हैड द PR। आपके पास, मेरे पास कैनेडियन वर्चुअल नंबर था, मैंने फैब में ख़रीद लिया था कैनेडियन वर्चुअल नंबर। आई स्टिल यूज़ दैट नंबर। जो मैंने पोर्ट कराने की कोशिश की उसमें ट्रबल आ रही है मुझे, बट नहीं हो पाया। लेकिन वो वर्चुअल नंबर था मेरे पास कॉल्स आती थी कैनेडियन वर्चुअल नंबर पे। आई यूज़ टू टॉक यू करके एक ऐप है एंड्रॉइड की, मैं वो यूज़ करता था। कैनेडियन नंबर था, मैं कॉल करता था, मुझे कॉल आती थी। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अदर दैन के आर यू प्रेजेंट इन कैनेडा। क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं या ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो प्रेफर करती हैं कि बंदा फिजिकली मौजूद हो। नोटिस पीरियड कनाडा में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लोगों से पता चला है कि वो 15 डेज़ होता है। मैं 15 डेज़ में अगर मुझे कोई बुलाती कंपनी तो मैं छोड़ के अचानक से ओमान से नहीं जा सकता था। मुझे 30 डेज़ का नोटिस पीरियड देना था और फिर इसके बाद मुझे फ़्लाइट बुक करानी थी, सब चीज़ें करनी थी। अगर मैं 30 डेज़ की फ़्लाइट बुक करता था तो मुझे कोई 5-6 लाख की फ़्लाइट पड़ती थी। ओके, मैंने जो फ़्लाइट बुक कराई थी वो 193 की थी अप्रैल में फॉर सितंबर, और मैंने PIA को अवॉइड किया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट मैं चाहता था टर्की का भी विज़िट करना, तो टर्किश एयरलाइंस को मैंने चूज़ किया। लेकिन उस वक्त जो भी अप्रैल में भी अगर मैं सर्च करता था तो 350 के करीब मिनिमम फ़्लाइट्स थी बैक इन सितंबर। तो अगर मुझे 15 दिन के नोटिस पर कोई बुलाया तो मुझे फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव पड़ती। तो बट इफ़ यू हैव अ जॉब यू शुड टेक द रिस्क, आई थिंक। बट अब यहाँ पे हैं, मैं लिंक्डइन सर्च करता हूँ, जॉब्स हैं, अपेरेंटली जॉब्स हैं। लिंक्डइन पे रोज़ 100+ जॉब्स आती हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अलग अलग टेक से रिलेटेड। .NET की कम है, जावा की ज़्यादा हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस का ज़्यादा स्कोप है। बट जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स आ ही नहीं। जैसे ओमान में मैं जॉब सर्च करता हूँ तो ओमान में जॉब्स नहीं आती क्योंकि वहाँ इंटरनल हायरिंग हो जाती है, जान पहचान पे होती है। सेम विद गोज़ विद सऊदीया या UAE, वहाँ पे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जैसे लिंक्डइन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है जॉब्स के लिए, कंपनीज़ जो हैं वो लिंक्डइन पे ही जॉब्स डालती हैं। इंटरनल हायरिंग भी होती है लेकिन लिंक्डइन को प्रेफर करते हैं। सेम गोज़ विद कनाडा, लेकिन ओमान वगैरह में ऐसा नहीं होता। जब मैं ओमान के लिए हंट कर रहा था, मैं वापस हम पीछे जाते हैं, तो मैंने जिस कंपनी के लिए अप्लाई किया था तो उस कंपनी में हायर होते हुए मुझे 4 महीने लग गए। यानी उनकी कॉल आई, इंटरव्यू एक हुआ, वो भूल गए, मैं भी भूल गया। क्या मुझे लगा कि गल्फ़ इज़ फेमस, कि उनके यहाँ इग्नोर कर देते हैं कि बात को, HR जो भूल जाता है या पोजीशन होल्ड हो जाती है, बजट पे डिपेंड करते हैं, किसी क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं। तो फिर एक मरतबा कॉल आई, फिर हो गया। लेकिन जब इन्होंने हायर करना था तब इनकी जब कॉल आई तो उन्होंने कहा कि कल आप फ्री हैं इंटरव्यू के लिए? तो उन्होंने कहा फ्री हूँ, मैंने इंटरव्यू दे दिया ऐसे ही। मैंने टी-शर्ट पहन के ऐसे ही इंटरव्यू दिया था। आई रिमेंबर कि मेरे टी-शर्ट पे टूथपेस्ट भी लगा हुआ था, और मैंने इंटरव्यू दे दिया। एंड मुझे इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस वैसे फील हो गया कि दिस इज़ डन डील, ये कल कॉल कर देंगे मुझे। मेरे भाई से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कि मुझे ऑफ़र आ जाएगी, तो उसने कहा कि पहले भी 3-4 बार कॉल कर चुके हैं। मगर नहीं, मुझे इस मतलब लगता ऑफ़र आ जाएगी। एंड द अदर डे दे कॉल्ड एंड से कि आप कब तक ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस वाज द थिंग। तो आई होप कि यहाँ पे अब मैं जब मौजूद हूँ, फिजिकली प्रेजेंस है मेरी बस मिल्टन का एड्रेस है मेरे पास। अब थोड़ा वर्चुअल नंबर पर कॉल्स में इशू आता था, लेकिन अब वो वैसा जो रियल नंबर है उस पर नहीं आएगा। तो आई होप थिंग्स विल बी गेट बेटर। हाँ, थिंग्स विल फॉर श्योर गेट बेटर। तो अभी 6-7 दिन के अंदर क्या फ़र्स्ट इम्प्रेशंस हैं मिल्टन के? जैसे ओमान में मैं कंपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, कराची को मैं कंपेयर ही नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखती थी, मुझे और कुछ दिखता नहीं था। ओमान में मुझे पहाड़ दिखते थे। यहाँ मुझे, जब मैं कल वॉक की है, परसों में मेरे घर के पास एक क्रीक बनी हुई है, वहाँ में गया। आई सी अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। जो एयर है उसमें एक डिफरेंस फील होता है। ओमान में भी अच्छा फील होता था, कराची से बेहतर थी, लेकिन ये ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। रूल्स वगैरह थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़ा समझने में मुश्किल होती है कि आपने कब वॉक करना है। मैं अपने फ्रेंड के साथ ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं वो ड्राइव करता हूँ, मैं उसके साथ बैठा होता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अब मैं देखता हूँ सिग्नल खुला हुआ है लेकिन ये जा नहीं रहा, तो पता है कि हाँ उसने वेट करना है किसी चीज़ का, कि लेफ्ट पे इस वक्त नहीं मूव हो सकते हैं, अगर सिग्नल बंद है तो भी आप राइट पे जा सकते हैं। सो दिस इज़ न्यू थिंग फॉर मी, बट स्टिल क्योंकि मेरा भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो इट्स टू अर्ली टू से, बट फर्स्ट इंप्रेशंस अच्छे हैं, but still there's a fond memory of Oman. So yeah, it is what it is. I hope Canada will take over it.
समटाइम्स टेक ओवर ना भी हो तो वो डिफरेंट खाना बना लेती है मेमोरी अपने उसमें। कुछ बातें यहाँ की अच्छी होंगी, कुछ बातें वहाँ की अच्छी होंगी। अगर हम मुसलमान हैं तो शायद हमें कुछ अच्छा लगे कि हाँ शाम को मुझे अजान की आवाज़ तो आती है ना कम से कम, बट यहाँ पे वो चीज़ हाँ, नहीं है। वहाँ मुझे टेंशन नहीं थी कि मुझे हलाल फूड का पूछना है। यहाँ मुझे पता है कि 2-3 डेडिकेटेड रेस्टोरेंट से जहाँ मैं बेधड़क जा सकता हूँ, ग्लैडिएटर्स हो गया, पपाया हो गया, तो वहाँ मैं जाके हलाल फूड खा सकता हूँ। कल मस्जिद में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ मुझे पता चला कि हाँ, एक ही जगह पे 3 जमातें हो रही हैं और वो एक बास्केटबॉल कोर्ट था, उसमें जमात हो रही है। वो जो एक आपको रिलीजियस वाइब आती है, आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, जैसा नॉर्मल बंदा हूँ मैं, अच्छा काम करता हूँ, बुरा काम करता हूँ, लेकिन एक आपको फील होता है कि हाँ ये दिस इज़ नॉट द राइट किरत, दिस इज़ नॉट द राइट वाइब ऑफ द मस्जिद। जब रमज़ान होता है ना तब ये सबसे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि थिंग्स डोंट चेंज, ये ऐसे ही चल रहा होगा, बस आपका रोज़ा है तो वो उसको फिर डील करना ना, जब एक माहौल बना हो ना, पूरी आप पाकिस्तान में काम करते हैं, सबको पता है कि यार आज रोज़ा है, स्लो दिन, ज़रा 2 बजे के बाद सर इजी सीन है, काम हल्का हो जाता है, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़रा सी लो हो जाती है। इवन तो मैं एक मल्टीनेशनल में पाकिस्तान में काम करता था, बट वहाँ पे भी एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि फ़िज़िकली डिमांडिंग जॉब है, हाँ साइट पे जाना है, फील्ड में जाना है, तो वो टाइम्स थोड़े से ना कम। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे दिन भी आपको पता है, कैलगरी में अगर रात 10 बजे तक दिन है तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना, अगर आपके ईमान का टेस्ट हो जाता है आई थिंक, क्योंकि यहाँ देखने वाले लोग नहीं है, जो पाकिस्तान में तो आधा काम हम लोगों के डर से नहीं ना कर रहे होते, तो यहाँ पे वो लोग कुछ नहीं है, तो खुदा ही देख रहा है आपको, तो वो फिर आपका सेल्फ कंट्रोल और खुदा का जो खुदा के साथ रिश्ता है, गेस कुछ लोगों का वो अच्छा बन जाता है, कुछ लोग दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, बट वो एक आज़ादी है एटलीस्ट करने की। मुझे लगता है ओमान में मे बी, चूँकि एक इस्लामिक मुल्क है तो कुछ रूल्स होंगे जो वो, इट्स अ क्राइम कि इफ यू आर ईटिंग आउटसाइड और ड्रिंकिंग आउटसाइड, इवन दो यू आर नॉट मुस्लिम। रमज़ान में वहाँ पे मेरे साथ एक क्रिश्चियन साहब काम करते थे, लाहौर के थे, लेकिन वो क्योंकि उनको बेसमेंट में जाके सिगरेट पीनी पड़ती थी ना कि वो बाहर जा सकते थे। सो बिकॉज द एचआर ने कहा था कि आप लोग अवॉइड कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि ओमान में ज़्यादातर इंडियंस हैं और ज़्यादातर इंडियंस आपके हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, तो उनको कहा गया था कि आपने कोई भी चीज़ बाहर नहीं करनी। तो क्योंकि वहाँ पे शुरते घूम रहे होते हैं और अगर आपको देख लिया तो फ़ाइन लगेगा, एक दिन के लिए आप अरेस्ट होंगे, डिस्पाइट बिंग कि आप हिंदू हैं तो हैं, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट करनी है, द कल्चर को आपने रिस्पेक्ट करनी है। अब रूल तो ये पाकिस्तान में भी किसी हद तक था, लेकिन आई एम श्योर ओमान में शुरते जो हैं वो ऑनेस्टली उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। पाकिस्तान में तो अगर आपका थोड़ा सा आपकी गाड़ी बड़ी है तो वो सलूट मारेंगे, कहेंगे सर 50 हमें भी दें, हम भी चाय पी लें। मेरे घर के, मैं जहाँ कराची में रहता था तो वहाँ मेरे घर के पास ही असर के बाद एक स्टॉल लग जाता था समोसे का, वो लोग आते थे वहाँ पे बैठ के खा रहे होते थे रमज़ान में, वो मुसलमान होते थे, ये ऐसा नहीं था कि कोई और कम्युनिटी थी। देखिए मेरे शायद इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ख्याल है, मुझे लगता है यहाँ पे आप रहेंगे तो आपको शायद अंदाज़ा भी होगा कि किसी हद तक की आज़ादी देने से ना, जो आप ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट रख के कर रहे होते हैं ना, स्प्रिंग को जब आप दबा के रखेंगे ना, जितना ज़ोर से मैं स्प्रिंग दबा के छोड़ूंगा वो उतना ऊपर उछलेगा, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को समझा दूं किसी तरह, यानी मिसाल देने की ये है कि अगर मैं लोगों के ऊपर प्रेशर करूँगा ना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, इंसानी फितरत है कि वो कहेंगे मैंने ये करना है। अगर आदम को कहा था कि ये फल नहीं खाना, हम आज यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि वो फल खाया गया था, लेकिन अगर लोगों को समझा दिया जाए उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और उनकी अकल पे भरोसा किया जाए, शायद अभी हम वहाँ एज अ नेशन नहीं पहुँचे, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जिसने बेशर्म, देखें पाकिस्तान में हम बेशर्मी होती क्या नहीं होती, सब कुछ मिलता है, आप कराची के यहाँ सब कुछ मिलता है। मुझे अभी तक याद है मोवनपिक के टॉप फ्लोर पे एक सिगार रूम है, मैं कमरा था 9वें फ्लोर पे, मैं ऐसे ही घूमने फिरने वाला, मुझे शौक होता था, मैं कमरा खोला, मैं अंदर चला गया। अब अंदर बार था प्रॉपर, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, मैं अब कोक ज़ीरो उससे मांगी और वो भी मेरी शक्ल देख रहा है, कुछ कपल्स बैठे हैं, कुछ और मतलब हरकतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और ये कराची के मिडिल में, और यू डिड नॉट इवन आस्क। होटल को लाइसेंस होता है पाकिस्तान में फॉरेनर्स को, नॉन मुस्लिम्स को अल्कोहल बेचने का, उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मेरी शक्ल से मैं कहाँ से गोरा लगता हूँ। तो पॉइंट है इसके रूल्स वहाँ पे बड़े होते हैं, लेकिन वो शायद इम्प्लीमेंट उतने अच्छे नहीं होते, और लोग जब भी उनको मौका मिले उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो यही वजह, जिस तरह बच्चे को किसी चीज़ से आप रोकें ज़बरदस्ती, तो वो जब आप नहीं होंगे वो करके देखेगा कि होता क्या है। तो आई थिंक समझाने वाला कल्चर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि फोर्स करने वाला कल्चर हो। आई एग्री के कुछ चीज़ें हैं, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंसान की ज़ात तक महदूद है, तो वो काम इंसान की ज़ात के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आपने नमाज़ पढ़नी है, आपको पढ़नी चाहिए, आप नहीं पढ़ते आपके ऊपर है। जब आप स्टेट को उस वक्त ही इन्वॉल्व होना चाहिए जब दो लोगों के राइट्स बीच में आ जाते हैं,
ठीक है, अगर आपने मुझे मारा है तो फिर मैं मेरे पास कोई बंदा हो जो उसके पास मैं जा सकूं, तो स्टेट वहाँ आनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, आखिरत बर्बाद करना चाहते हैं, आपको सिर्फ आप मुझसे मशवरा मांगेंगे, मैं आपको मशवरा दूंगा, अदरवाइज गो टू हेल, आई डोंट केयर। सो स्टेट मेरे ख्याल से देयर इज़ अ प्राइस टू पे टू लिव इन अ फ्री सोसाइटी। तो वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही आज़ादी मिले, दूसरे को भी आज़ादी मिलेगी, तो फिर हर तरह की आज़ादी मिलेगी। हाँ, तो उसके साथ आपको रहना है। देखिए, अगर अभी मैं आपको पिक करने आ रहा था, आई डोंट नो क्या चीज़ हो रही थी, कोई सड़क आधी ब्लॉक थी और एक मोटरकेड यानी एक पुलिस की गाड़ी और 2 पीछे पुलिस की बाइक्स थी और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। कुछ लोग थे, शलवार कमीज़ें भी थी, धोती कुर्ते भी थे और ढोल बजा रहे थे। आई डोंट नो कोई फंक्शन था या जो भी था। अब अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें ये आज़ादी दें, तो फिर वो LGBTQ वाले भी कहेंगे हमें भी दें। फिर हर ग्रुप कहेगा, रिलीजियस, कल्चरल, हर तरह का जो भी मैन मेड ग्रुप बन चुका है वो कहेगा हमें भी, फिर हम क्यों ना, क्योंकि वो तो आपको सही नहीं ना मानते। आपको लगता है इस्लाम ठीक है, उनको तो नहीं लगता इस्लाम ठीक है, तो उनके नज़दीक उनका भी उतना ही हक है, भले आप उनको गलत समझें। तो वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी के प्रोज एंड कॉन्स में। यू कैन डिसएग्री विद द लॉ बट यू कैन नॉट डिसोबे इट। ये है हाँ, रूल, तो ये तो है, ये ऐसे ही है। और यहाँ पे फॉर द मोस्ट पार्ट मैंने देखा है ईगो प्रोफेशनल्स में जो होते हैं ना, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, ईगो कम आती है लेकिन कम आती। काम उस तरह नहीं है कि आपको इमेजिन करके ही सरकारी ऑफिस जाना है कि ये काम तो उल्टी उंगलियों से ही होगा और मुझे 4 बंदों को पहले जो है ना खुशामद और मिठास और उनको पैसे देने, ऐसा नहीं होगा। अगर एक प्रोसेस बना हुआ है तो वो है। हाँ, हिकअप्स आएंगी तो वो प्रोसेस में लोग नाअहल यहाँ पे भी हैं। और हम जैसे अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है, मैं अगर पाकिस्तान में था और मेरा जॉब का एटीट्यूड नॉन सीरियस था, फॉर एग्जांपल, मैं समहाउ यहाँ पहुँच जाता हूँ जो मर्ज़ी कर आके। मुझे भी एल्बर्टा ने स्पॉन्सर किया था, मैं आ गया, कोविड का टाइम था, मैंने लॉयर से चेक किया कि मैं निकल सकता हूँ, उसने कहा निकल सकते हो, मैं निकल गया क्योंकि एल्बर्टा में कुछ नहीं मिल रहा था। मैं अगर यहाँ पे भी आके वही हरकतें करूँगा, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में भी वही करने का दिल करता था, और दैट्स व्हाट आई थिंक के होना चाहिए। और ठीक है, इजी माहौल सीन है, उससे एक तो नुकसान मैं ये करूँगा कि अपना पर्सनल इमेज बर्बाद करूँगा, और जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है उसके जहन में अगर मेरा नेगेटिव या मेरे से मुतालिक लोगों का नेगेटिव इमेज है तो वो रीइंफोर्स हो रहा है कि ये देखो मेरी बात का प्रूफ ये बंदा है कि ये कुछ नहीं कर रहा, अपनी जॉब पे स्लैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आई थिंक कि वो चीज़ जब आपको नज़र आएगी ना, वो आपको भी फील होगी कि यार तुम्हारी हरकत, फॉर एग्जांपल, देन अगेन इट्स निट पिकिंग, लेकिन मेरा जो COPR था, जब मैं कनाडा में लैंड किया तो इमिग्रेशन के काफ़ी सारे काउंटर्स बने होते हैं, तो वो मेरे साथ उसामा और तूबा थे, वो आगे थे मेरे से। तो उनको पहले एक काउंटर पे बुलाया उन्होंने, मेरे दूसरे काउंटर पे उनके आई थिंक कोई और बंदा था, आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन बंदा था, और मेरे केस में एक कराची की बंदी थी। वो पता मुझे इस तरह लगा, जब मैं पहुंचा तो उसने कहा यू फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कहा हाँ, कहती आई एम फ्रॉम कराची, बट उसका एक्सेंट नहीं था, तो मैं भी बचपन में आई हुई है जो भी था। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो हाँ सही है, मुझे हुआ कि चलो, लेकिन एक मुझे डर भी लगा कि यार पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वो चाहते ना ज़्यादा थोड़ी हम स्लैग कर जाते हैं। अच्छा खैर, हो गया सारा कुछ। अब उसामा क्वारंटीन हमने ख़त्म की, क्वारंटीन ख़त्म करने के बाद हम गए अपना सिन निकलवाने। उसामा बैठा, 5 मिनट लगे, उसने उसको पेपर पकड़ा दिया, उसकी बेगम बैठी, उसको भी पेपर पकड़ा दिया, मैं बैठा, उसके चेहरे के एकदम एक्सप्रेशंस बदल गए। मैंने कहा लो जी कुछ हो गया। वो मुझे कहते हैं मुझे तो तुम सिस्टम में नज़र ही नहीं आ रहे। तो एक सेकंड के लिए तो मेरे ना पैरों के नीचे से था कि ये क्या, मेरे को कोई गेम तो नहीं हो गई। खैर वो करा के अल्टीमेटली इट टुक मी 6.5 months, काउंटलेस चक्कर कैलगरी के ऑफिस के। जब मैं टोरंटो आ गया तो यहाँ पे भी, क्योंकि मेरी नौकरी इस बात पे कंटिजेंट थी कि भाई हमने आपका बैकग्राउंड चेक करना है और उसके लिए आपका सिन चाहिए, तो वो होगा तो नौकरी है। इवन दो कि नौकरी कंफर्म हो चुकी थी, बट वो नहीं करेंगे, तो मेरी नौकरी 1.5 महीना लेट हुई बिकॉज सिन नहीं आ रहा था, मेरे पास पैसा ख़त्म था और मैं रोज़ घर बदल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ। इट वाज़ अ टफ़ टाइम, लेकिन वो बात है कि गुज़र गया, हो गया। लेकिन बात ये है कि मुझे उस वक्त, फिर बाद में जब मैंने अल्टीमेटली मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हिकअप थी। मैं नहीं डिटेल्स में जाता, बट आई हैव बिन सफरिंग इसकी वजह से इतने अरसे से। तो कहती है मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा सकती, बस ये है कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो काउंटर पे था वो पेपर उससे मिसप्लेस हो गया। तो इसलिए मेरे पास जो कॉपी थी वही एक कॉपी थी, क्योंकि मैं अब अगर उनको नंबर दूँ, उनके सिस्टम में कुछ आता है, बट उनके क्रॉस चेक नहीं होता था कि ये बंदा लैंड नहीं हुआ, इसका पेपर क्वेरी कर रहे होंगे, डेटा मिल नहीं रहा होगा। तो वो इतनी सी चीज़ थी। तो वो चीज़ आई डोंट नो, उससे खैर जेन्युइन गलती भी हुई हो सकती है, बट वो ना एक्सपीरियंस से शायद आपको ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फिर आप कहते हैं यार ये मे बी हम लोग अभी तक शायद ना उतना सीरियसली नहीं लेते चीज़ों को।
तो खैर वही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि खाने पीने की हम बात कर रहे थे, ओमान में तो हलाल हराम का कोई मसला नहीं है। आपने कहा कि एक दो रेस्टोरेंट्स का मुझे पता है, चेन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, वैसे तो इधर काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं मिल्टन में जो हलाल हैं, बट देन अगेन आप एक नॉर्मल हलाल रेस्टोरेंट में जाएं तो $30 से नीचे आपको कुछ नहीं मिलना, और वो भी शायद देन अगेन अगर आप कराची से हैं और आपको सही प्रॉपर खानों के जायके पता है, मेरी तरह तो आप अनफॉर्चुनेट हैं क्योंकि वो आपको नहीं यहाँ मिलने वाले, तो आपको अपना पैलेट अडेप्ट करना पड़ेगा। पानी डिफरेंट है शायद, यहाँ हवा भी मतलब सब कुछ ही डिफरेंट है ना, हवा के जरा मुझे फिनाइल लग रहा है। नहीं खैर इतना बुरा नहीं यार ये खैर बॉटल्ड है। दिस इज टैप वाटर, ये बॉटल वाटर मैंने फिल किया है। टैप वाटर में आपको ना क्लोरीन आती है, तो उसका अच्छा हल ये ब्रेटा के नाम से एक फ़िल्टर आता है, वो एक जग मिलेगा आपको, उसमें एक फ़िल्टर लगा होगा, तो वो आप भर लें। 2 लीटर का जग होता है, वो उसमें से फ़िल्टर में से सीप थ्रू होकर जब आएगा तो वो पानी साफ़ होगा। या दूसरा काम होता है लोग सिंक के नीचे लगवा लेते हैं, बट वो अपने घर में नहीं आता। अभी आप वो ब्रेटा फ़िल्टर ले लें तो वो जायका ख़त्म हो जाएगा जो भी पानी का आता है। कुछ फ्रिज होती है जिसमें इंटरनल फ़िल्टर लगा होता है, तो वहाँ से काम चल जाता है। मेरे पुराने घर में था लेकिन वो चलती नहीं थी, यहाँ पे है और वो चलती है, तो वो इस तरह काम हो गया। लेकिन हाँ जायका थोड़ा सा है, बट स्विमिंग पूल का पानी लग रहा है बेसिकली, क्लोरीन हाँ है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं तो आपको शायद ज़्यादा इससे नफ़रत हो, ये क्लोज्ड सर्किट से आ रहा है पानी। जो पानी आप वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं वो जाता है प्रोसेसिंग प्लांट पे, और सारा कुछ वहाँ से प्रोसेस हो के तो अल्टीमेटली वही आपको नलकों में मिलता है और उसी को आप फ़िल्टर करते हैं। तो उसमें बारिश का पानी ऐड हो जाए या इधर उधर से कोई रैंडम पानी आ जाए, बट अल्टीमेटली ओवरऑल पानी ज़मीन में तो कहीं से नहीं आ रहा ना। तो जस्ट टू नो पानी रेस्ट ऑफ द डेज। अच्छा पॉपर्स था वहाँ ओमान में? नहीं, ओमान में अलबेक था। ओमान में अलबेक नहीं वो है, सिर्फ सऊदीया में ही सऊदीया में है, मेरे ख्याल से यूएई में होगा, लेकिन सऊदीया में था। हाँ आई थिंक दुबई में कहीं कुछ खुला होगा, लेकिन मैंने सऊदीया में ही खाया है और माशाल्लाह दबा के खाया है। अच्छा लेकिन ओमान में उसका मुतरादिफ पॉपाइज़ का या अलबेक का क्या अल्टरनेटिव होगा? मेरे ख्याल से ऐसा कोई फ्राइड चिकन ओमान में अच्छा नहीं था। मैंने KFC ट्राई किया है। वहाँ ओमान में मैं ज़्यादातर यही फूड खाता था, अरबी फूड। मतलब यहाँ पे हैं जब तक तो यहीं के फूड खाएं, क्योंकि जेन्युइन अरबिक फूड जो है वो वहीं पे मिलता है, या अरब कंट्रीज़ में ऑब्वियसली। बट जैसे ओमान के अंदर अगर मंदी खाते हैं या नॉर्मल रेस्टोरेंट में आप चले जाएँ, कहीं ढाबे पे चले जाएँ, वहाँ आप बुखारी राइस होता है, मंदी राइस होता है, दज्जाजुल फ़हाम होता है, तो वो चीज़ है जो आप खाने के बाद आपको लगता है कि हाँ इट्स वर्थ इट। अगर $2 की वहाँ एक डिश है, एक या मटन बिरयानी भी, वहाँ की जो मटन बिरयानी है, इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। जैसे कि वहाँ पे कराची की तरह मसाले नहीं होते, आलू नहीं होते, लेकिन वो जो गोश्त होता है या मटन जो होता है वो काफ़ी गला हुआ होता है। इट्स लाइक काबुली पुलाव, जैसे काबुली पुलाव में हमारे पश्तून कल्चर के अंदर बनाते हैं तो वो गला हुआ होता है, तो उसी तरह से वो लोग भी वहाँ पे बनाते हैं, भट्टी में पकाते हैं। तो वो $2 के अंदर ऐसा होता है कि आप आराम से खा लें और उसके बाद आप उसके अंदर चावल ऐड करा के पार्सल भी कर लें। इट्स वर्थ इट। तो $2 हुए कोई 730 1400 के करीब। अच्छा ये तो बड़ा रीज़नेबल है यार। यहाँ पे तो इसके हिसाब से फिर बहुत महंगा है, इवन के आप अर्न भी डॉलर में करें फिर भी बाहर खाना काफ़ी महंगा है। क्योंकि कल मैं मंदी अल अफंदी गया था जुम्मे के साथ सामने, मैं यही पूछने लगा तो था, फिर यहाँ वहाँ $19 की तकरीबन, मैं असल में मेरे पास अभी कार्ड है नहीं, मैं कैश लेके गया, तो वहाँ मेरे पास $100 का बिल था तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन $19 की वहाँ पे मंदी थी फॉर सिंगल पर्सन। तो आप नहीं खा सके? नहीं खा सका, मुझे जाना पड़ा क्योंकि वो कैश एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम ऐसा करते हैं, हम इसके बाद जो है ना वहाँ चलते हैं, तो मैं आपको मंदी या फंदी, यार मंदी तो खानी बनती है ना, इतनी दूर से बनता है। फिर मैं चला गया पॉपॉइज़। पहले मैं गया था सिल्वर स्पून, तो वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। सिल्वर स्पून का मैंने वो सिर्फ टेक अवे था, मैंने कहा कि मैं बैठ के खाऊं, तो मैं चाह रहा था कि बैठने का एक्सपीरियंस मैं फील करूं यहाँ पे। सिल्वर स्पून पे मैंने रिव्यूज़ चेक किए तो थोड़े कुछ अच्छे रिव्यूज़ मिक्स थे, यानी 4.1 रेटिंग, इट्स नॉट गुड फॉर अ रेस्टोरेंट। सिल्वर स्पून कराची का रेस्टोरेंट है। हाँ वो ये उन्होंने काफ़ी सारे आपको इस तरह के कॉपीज मिलेंगी, जो कि एक्चुअल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन शायद नाम बस अडेप्ट कर लिए कि लोग आ जाएं। कोलाची भी है यहाँ पे एक माई कोलाची मैंने देखा है। उसका नहीं, माई कोलाची नहीं, एक बस खाली कोलाची के नाम से, प्रॉपर जिस तरह कराची में CVU पे नहीं एंड पे करके जी वो वाला। और वो एक है लाराची, वो है नईम, ये क्या है एक्टर नोमान इजाज ने खोला हुआ है। इस तरह के काफ़ी रिव्यूज़ बहुत बुरे हैं उसके। मसला ये है कि रिव्यूज़ देने वाला कौन है मेरे नज़दीक। अगर मैं लाहौर के सिरीपाए खाना चाह रहा हूँ ना और नीचे रिव्यू डेविड का आ रहा है, तो मैं कहूँगा शायद डेविड को तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, लेकिन अगर किसी देसी लाहौरिये का रिव्यू है नीचे, तो वो भी इसके आखिर में बट लगा हुआ है या मलिक लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रॉपर। हाँ मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे हम जो है ना, ये सारे तरसे हुए हैं पाकिस्तान के लिए, तो जब कुछ भी हल्का सा मिलता है ना तो कोई हंस के सलामी कर लेते तो कहते हैं यार 5 स्टार्स।
तो मैं थोड़ा सा इससे हूँ। समटाइम्स आपको सिल्वर स्पून की कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं लगती कि मैं कहूँ आज तो सिल्वर स्पून ही खाना है। कुछ ना मिल रहा हो, हाँ, तो उस वक्त मैंने सिल्वर स्पून की हलीम या जायका की हलीम ज़रूर खाई है, लेकिन कुछ ना मिल रहा हो या कुछ बनाने का दिल ना करे, लेकिन वो मेरी फ़र्स्ट चॉइस नहीं होती। वो वाला मज़ा नहीं। एक आपको अगर बिरयानी खानी है तो डेरा बिरयानी है मिसिसागा में। ओह ओके। वो वाकई वो भाई साहब कराची के थे। वो कहते हैं कि मैं तो भाई, ये मेरी रेसिपी है और मैं ख़ुद ही बनाता हूँ और ये सारा कुछ है, और हमारी तो 2 देगें होती हैं और वो दिन में ऐसे ख़त्म होती। मैंने कहा आप देगें बढ़ा लें, कह रहे हैं नहीं बस हम इतना ही कर सकते। वो एक सोच होती है ना हमारी कि बस इतना ही होना है। मेरे बाप दादा भी 2 देगें करते थे, मैंने भी 2 देगें करनी है। तो वो कुएं के थोड़ा सा, मेंढक। हाँ, उनका खैर अपना बिज़नेस मॉडल है, लेकिन वो ग्रो कर, मेरे हिसाब से वो काफ़ी चैनल्स अभी ऑन द टेबल छोड़े हैं, उबर ईट्स पे नहीं है। मुझे पता है दुनिया चाहेगी, मतलब वो बिरयानी वाकई अच्छी थी, लेकिन 28 किलोमीटर दूर जाना जो है ना हर दफ़ा उसके लिए, वो इतना वायबल नहीं है। तो आई विश के वो मतलब और या तो शॉप शुरू कर लें या कुछ भी, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की क्या चीज़ याद आती है अब? खाना, मेरे कराची का खाना याद आता है और कुछ नहीं। एंड हाँ, माय हाँ। पेरेंट्स, अदर देन दैट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, आई डोंट मिस एनीथिंग। इसमें आई थिंक आप और मैं सिमिलर ख्याल रखते हैं, फैमिली और खाना। हाँ। माय पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एजेड हैं, माय बोथ आर 60 प्लस, माय फादर 70 प्लस, सो अच्छा, आई मिस अच्छा। देम। नॉट इन अ वे कि मुझे उनकी वीडियो कॉल्स वगैरह, लाइफ इज़ वेरी इजी नाउ, बट आई विश के आई वाज देयर और दे वर विद मी टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। सही। दैट आई मिस। ओमान में मेरे लिए बहुत ईजी था, मैं गया मैं कंपनी वीज़ा के ऊपर, तो मैं फ़ौरन ही बुला सकता था, लेकिन लाइक वो ब्राउन पेरेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं, जब तक तुम्हारी परमानेंट जॉब नहीं हो जाए, अभी तुम प्रोबेशन पे परमानेंट हो फिर बुलाना। तो वो उनको 3 महीने लग गए, वरना मैं तो 15 दिन में उनको बुलाना चाह रहा था। मैंने अपार्टमेंट जान के ऐसा लिया था, क्योंकि वहाँ लॉ है कि अगर एक कपल है तो आपने एक बेड से ज़्यादा लेना है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कपल देन, और तो आपने 1 BHK लेना है, 1 बेड हॉल अच्छा, किचन। अच्छा, अच्छा। अगर आपके पेरेंट्स हैं या कोई और एडल्ट है तो आपके लिए 2 बेड जाना पड़ेगा। सही। तो आई हैड टू बाय 2 BHK अपार्टमेंट, जो कि 240 रियाल का था। सिंगल बेड मिल रहे थे 150, लेकिन मुझे था कि ऐसा लूँ कि ताकि मैं पेरेंट्स को बुलाऊँ तो मुझे कुछ ना, क्योंकि वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देन वो आ गए, तो हमारे 7 महीने जो हम बहुत क्लोज ही रहे, क्योंकि वो कहीं इतना जाना, बाहर आना जाना नहीं होता था। वीकेंड पे चले गए, मस्जिद चले गए, तो हम सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ से हम चले गए, लुलू चले गए, सही। शॉपिंग करके खाना पी के आके। तो वो एक चीज़ मैं मिस करता हूँ, वो एक जो बॉन्डिंग होती है वो मिस करता हूँ। बाकी खाना कराची का मिस करता हूँ, जो गलीज़ और लजीज़ खाना होता था कराची का, हाँ। वो मिस करता हूँ। हाँ, वो और मुझे आई थिंक वो कहीं उतना और टाइम नहीं मिल सकता। सका कि मैं जो ओमान से मैं जब लैंड हुआ हूँ कराची 28 को लैंड हुआ हूँ मैं, और 28 से 8, तो मेरे पास टाइम नहीं था उतना, क्योंकि कराची का उस वक्त बारिश हो रही थी, मेरे कुछ और काम थे, कुछ लोग मिलना चाह रहे थे प्रोफेशनल्स, मेरे HR मैनेजर वगैरह, तो मेरी उनसे मुलाकातें थी। दैट्स व्हाई आई कुडंट ईट व्हाट आई वांटेड टू ईट। अच्छा। 1-2 चीज़ें थी जो मैं खा सका, रहमान की बिरयानी खा ली मैंने, जाहिद की निहारी खा ली, द रेस्ट आई कुडंट मेक इट, बट अच्छा। होपफुली इंशाल्लाह। ये काफ़ी अरसे से मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। व्हेन यू वर लीविंग लाहौर एंड अच्छा, यू आप वर तब से फॉलो ओके, करते हैं जब मुझे। आप अपनी वालदा की आखिरी बिरयानी खा रहे थे। अच्छा, अच्छा, ओके, अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिफोर यू लैंडिंग कनाडा आई एम फॉलोइंग यू ऑन सब्सक्राइबर ऑफ यूट्यूब, एंड ओके। इंस्टाग्राम पे शायद बाद में फॉलो किया था। सही। अच्छा। Before you were a permanent resident and now you're a citizen, I'm a permanent resident. So it's like from 2020 I think, remember. COVID था जब आप फ्लाई कर रहे थे जी, जी, वेदो जी। सामा, PI की फ्लाइट थी if I ऐसा remember ही है, correctly. So ऐसा yeah, ही है। till अच्छा। from then and then I realized COVID का टाइम था, तो मुझे एहसास हो गया था कि जब हमने कंपनीज़ में काम कर रहे तो हमें लगा कि हमारी कंपनीज़ की कोविड की वजह से सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, और हमें बताया जा रहा है कि अब तो बुरे हालात हैं, तो आप थोड़ा फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज़। देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। देन मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरे साथ और जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, और क्योंकि हम हैं 1.5-2 लाख की सैलरी पे, तो आई रियलाइज़ कि नहीं, जब खेलना ही है तो बड़ा खेल खेलें, तो वहीं जाके काम करें जहाँ पे आप मेन रिसोर्स काम करें, ना कि आप एक सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करें। सही। सो देन आई रियलाइज कि नाउ इज़ द टाइम। अदर बिफोर देन मेरा कभी इरादा नहीं था पाकिस्तान छोड़ने का। आई हैड अ माइंड, माई ब्रदर वॉज इन UK, 2015 से है वो, अब सिटीज़न है। ही आस्क्ड मी मेनी टाइम्स, लेकिन आई थॉट मैं नहीं जाना चाहता यूके पाकिस्तान का नहीं क्यों छोड़ना नहीं चाहता। आपको शौक मुझे रहा? पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना था अच्छा, उस अच्छा, वक्त। अच्छा। बट देन मैंने रियलाइज 2020 में कि मेरे पहले भी 2018 में एक कोलीग ने कहा था, एंड ही इज़ ऑल्सो कैनेडियन सिटीज़न में भी परमानेंट रेजिडेंट, सही। कि कनाडा जाओ, बहुत इजी PR है, फ़ौरन 6 महीने का प्रोसेस हो जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
देन कोविड में मुझे एहसास हुआ कि आई हैड अ स्किल विच इज़ नॉट वेरी डिमांडेबल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि और कुछ हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान के ऑब्वियसली, तो मैंने कहा कि नहीं, आई हैव टू लीव, आई हैव नो अदर चॉइस। सही सही। तो 4 साल से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे और इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज किया जिसके अंदर उन्होंने मुझे, प्रॉब्ली आपने मेरी निहारी या हलीम की कोई वीडियो देखी होगी, और आप उन्होंने मुझे दिखाया कि 2 कैंस थे पके हुए खाने के जो टिन पैक होते हैं जाहिद निहारी के, और वो भाई ने कहा कि यार मैं आपके लिए लेके तो आया था लेकिन एयरपोर्ट पे कॉन्फिस्केट हो गया। मुझे इतना दुख, अच्छा भी लगा लेकिन दुख भी हुआ। ये भी हुआ कि अगर पहले हम बात कर लेते तो मैं बताया था कि यार पके हुए खाने जो है ना वो बड़े मुश्किल आते हैं, स्पेशली अगर आप डिक्लेयर कर दें तो फिर मसला बन जाता है। लेकिन आपने सही किया, बजाय इसके कि वो उसके चक्कर में जो फ़ाइन है ना वो काफ़ी हेफ्टी है और एक धब्बा आते साथ ही लगवाना कोई मकसद नहीं है, तो आपने सही किया। बट वो निहारी जो है वो मेरी किस्मत में नहीं थी शायद। मैं कराची में था तो मैं अपने पेरेंट्स और भाई के साथ गया था निहारी खाने के लिए, जाहिद निहारी, एंड आई रिमेंबर योर वीडियोस के सीरीज़ और वीडियोस को अच्छी निहारी नहीं मिली। मैंने कहा लाहौर में जो बंदा रहा हुआ है उसका कोई ओपिनियन होगा लाहौर की निहारी के हिसाब से, आई डोंट रिमेंबर एनी ब्रांचेस, बट मेरा था कि कराची की जो मशहूर है वो जाहिद, जावेद, ये 2 मशहूर है। जावेद मैंने खाई हुई है, ठीक थी, मतलब सही थी, उसके अपने मेरिट्स थे। लाहौर में मुझे उसकी मदनी क्या थी, मक्खी क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, खैर मोहम्मदी निहारी, वो आई थिंक मेरा टेस्ट पैलेट, आई थिंक टेस्ट सब्जेक्टिव होता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे जो मैंने खाई है कुछ तो ऐसे लगता है आपने घर में बनाई हुई है या कि पीछे को खाला जी हैं जिन्होंने ऐसे कुछ बना दी। लुक वाइज ये अच्छी नहीं लगती। मैं जब खाने का शक्ल ही, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं जब ये सिल्वर स्पून में गया, ऑनेस्ट होके बता सकते हैं, मैं सिल्वर स्पून में गया, जब मैंने देखा कि वो ट्रे के अंदर बिरयानी रखी है, इट्स एन इंसल्ट टू बिरयानी कि आप बिरयानी निकलती देख से, ऐसे ही है, वो बिरयानी रहती देख में, निकलती भी देख से। बिरयानी को आप थाल में नहीं रखते, आप चिकन के पीसेस रखते हैं, इट्स एक्सेप्टेबल, समझ में आता है। सेम चीज़ थी सऊदीया के अंदर, व्हेन आई वाज फॉर उम्रा, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर एक टब बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर वो चावल रखे होते हैं, उसे वो बिरयानी कहते हैं। और बिरयानी के चावल वो आपस में जुड़े हुए गट्ठे बने हुए होते हैं, वो नहीं होते। बिरयानी के चावल सेला चावल से बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में होता ये है शायद जब डिफरेंट कल्चर्स को मर्ज करते हैं ना, यानी ये एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है। किसी स्टोर में आप जाते हैं तो उनकी डिशेस ऐसी हैं कि जो छोटी छोटी जगहों पे या बेकरीज़ में ऐसे है। हमारी डिशेस ऐसे नहीं है, हमारी डिशेस होती हैं गरम खाने वाली। सुशी नहीं खा रहे आप, अब बिरयानी खा रहे हैं, तो इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन अ वे जो उसके शायान शान है। लेकिन वो समटाइम्स मिस हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपना देखना है कि वर्क फ्लो कितना एफिशिएंट, मैकडॉनल्ड्स को कितना हम करीब क्योंकि मैकडॉनल्ड्स का वर्क फ्लो जितना एफिशिएंट है वो अचीव करना चाहती हैं बाकी कंपनीज हर, तो वो अपना आपने सिल्वर स्पून का लेआउट देख ली सीधा के भाई कतार बनाओ और आते जाओ और जाते जाओ। वो कराची का सिल्वर स्पून ऐसा नहीं है। तो मैं सिल्वर बस यहाँ स्पून उन्होंने कराची वो का देखी बहुत है अच्छा ना है कि कराची या पाकिस्तानियों को हमने किस तरह मैनेज करना है। सिर्फ आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में ही इस तरह का स्टाइल नज़र आएगा, या इंडियन रेस्टोरेंट्स आप जाएंगे ना कैसे क्यू के लिए बाकायदा लाइन का वो हिसाब किताब है। बाकी रेस्टोरेंट्स में इतनी जगह ही नहीं होती, मतलब इक्का दुक्का लोग होते हैं या ज़्यादातर ऑर्डर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, तो खैर। लेकिन अभी आपको अच्छा खाना नहीं मिला। मंदी शायद आपको आई डोंट नो, मैंने 3 मंदियाँ खाई हैं आज तक। एक मैंने खाई थी दुबई में पहली मंदी, मॉल ऑफ द एमिरेट्स के पास कहीं, वो अच्छी थी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, परात में उन्होंने दी और हम 4 लोग बैठे और वो सारा जिस तरह भात से खाते हैं, साथ वो दाल का शोरबा सा था, टमाटरों की चटनी सी थी, वो प्लास्टिक का पहले उन्होंने वो सारा, मतलब अच्छा वो एक बड़ा था। मंदी मदफून थी बकरे की। तो लेकिन यहाँ पे जो मैं खाता हूँ ना, यहाँ का लैम जो है ना वो थोड़ा सा इफ़ी किस्म का है। यहाँ का बीफ का टेस्ट यहाँ का मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान में बीफ बीमारियों से जोड़ा जाता था, यहाँ आपको देखने में, खाने में, उसके इफ़ेक्ट्स में फील नहीं होगा कि यार ये बीफ खाया था मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने न्यूजीलैंड का बीफ खाया है, ओमान में मिलता था, वहाँ मैंने स्टेक लिए थे न्यूजीलैंड के, बहुत डिफरेंस था। मैं कराची में आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टेक्स, मैं खाती हूँ स्टेक्स का। अच्छा। तो मैं कराची में स्टेक्स लेता था, गोश्त के टुकड़े में जाता था कसाई के पास, भाई मुझे यहाँ से निकाल के, तो टेंडरलॉइन मुझे चाहिए था। मैंने खुद अपनी जो कुर्बानी की थी, मैंने वहाँ कसाई से खड़े रह के टेंडरलॉइन का पीस निकलवाया, मैंने घर पे आके पकाया। वो वैसा नहीं पका जो स्टेक बनता, क्योंकि वो ड्राई एज नहीं होता ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, वो फ्रीजर में उस तरह रखा नहीं होता, पानी नहीं निकला होता। यहाँ पे तो वो आरी में ऐसे काटते हैं, वो ऐसे स्लैब लगती है कि ऐसे ईंट रखी हुई है पिंक कलर की, उसका ड्राई होना चाहिए स्टेक को। हमारे यहाँ पानी जिंदा गोश्त असल में बिकता ही वजन पे है ना, तो हम चाहते हैं जितना वजनी होगा उतना अच्छा है।
तो वो तो मारने के बाद भी मुर्गियों को पानी के डब्बे में फेंक के कहते पानी उठा ले थोड़ा सा, तो वो प्रैक्टिसेस फ़र्क हैं। लेकिन वही बात है, यहाँ पे उसके सोच भी नहीं सकते जिस तरह हमारा कसाई अंगूठे में रख के तो छिछड़े निकाल रहा होता है, आप सोचें। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे यहाँ पे यहाँ पे लैम जो मिलता है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का मिलता है, और मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफात हैं, शायद मेरे टेस्ट बड्स नहीं मिलते, मे बी आप ट्राई करें तो आपको अच्छा लगे। बट लैम पाकिस्तान का मेरे एक्सपीरियंस में वो जो पाकिस्तानी बकरा या दुम्बा या जो भी है ना, वो आई गेस अडेप्ट हो जाते हैं आप उससे। मैंने टर्की में खाया हुआ है, बीफ भी खाया हुआ है और लैम भी खाया, लेकिन जिस तरह वो पकाते हैं शायद एक्चुअल इस्तांबुल में वो जो है, तो कौन सा बाज़ार है, तकसीम स्क्वायर से आगे जो वो लंबा बाज़ार लैम्प्स तक दुकानें जाती हैं, तो वहाँ पे मैंने 3-4 जगहों से खाया कि शायद मेरे को जायके में ख़राबी है या मेरे में मसले है, मुझे सही मिला नहीं। लेकिन उसमें एक वो अजीब सा मुझे एक हमक कह लें, पंजाबी में उसको हमक कहते हैं, कि वो एक आफ्टर टेस्ट और थोड़ी सी ऑफ पुटिंग स्मेल, तो मेरे से नहीं वो खाया गया। लेकिन पाकिस्तानी बकरा बड़े आराम से खाया जाता था, तो वो मैं मिस करता हूँ। पाकिस्तान में बकरे का पुलाव जो अम्मी बनाती थी ना, उसका मुकाबला वो शायद हर बंदे को ही अपनी वालदा के हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो वो ऐसा ही है। सर्दी तो नहीं लग रही, मच्छर थोड़े से आ रहे हैं, हाँ, लेकिन स्प्रे नहीं रखा, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं। तो पार्क्स में आपको चलना फिरना अच्छा लग रहा है। अभी तक आपने ऊबर नहीं यूज़ की यहाँ पे? नहीं, ऊबर मेरे ख्याल से कैश एक्सेप्ट करती है, लिफ्ट नहीं करती। मुझे नहीं आइडिया कि ऊबर आई गेस करती होगी, क्योंकि ऊबर में जब मैंने ऐप यूज़ की तो मुझे उसने डायरेक्ट ऑप्शंस दिखा दिए, लेकिन लिफ्ट में जब रजिस्टर करा तभी उन्होंने मुझसे डेबिट कार्ड मांग लिया। सो अच्छा, आई डोंट नो कि ऊबर कैश मैंने कभी देखा नहीं, चेक ये थोड़ी सी पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट चीज़ों पे कैश एक्सेप्ट, उनके पास सिस्टम ही समटाइम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता कि इसका मैं क्या करूँगा, तो क्योंकि हर जगह सेटअप हुई है टैप के ऊपर। दुबई, ओमान में भी आपने कहा कि पैसे भी चल जाए, यानी वो फ्लेक्सिबल था इस लिहाज से कि ये नहीं फील होता था कि अगर पैसे हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे कहीं पे, वहाँ पैसे भी हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और दूसरा सिस्टम भी है तो वो भी चल रहा है। हाँ, वो प्रायोरिटी, ड्राइवर्स जो हैं प्रायोरिटी देते हैं कैश को, क्योंकि उनके हाथ में वो चाहते हैं पैसे, जो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। असल में यहाँ पे कैश प्रेफरेंस होती है। अगर आप यूज़ मार्केट में जाएंगे ना चीज़ें को फेसबुक मार्केट प्लेस से ख़रीदने, तो वो बंदा आपको कहेगा कैश, या आप कोई ऐसा चीज़ ख़रीद रहे हैं जो थोड़ा सा साइड पे है, यानी आईफोन है लेकिन वो मार्केट प्लेस पे नया मिल रहा है, स्मगल है क्या है आपको नहीं पता, ना क्वेश्चन आपने पूछने, लेकिन वो आपको टैक्स नहीं चार्ज करेगा जो आपको पे करने, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता कि कहाँ से कहाँ गया, तो वो जो GST या HST जाना है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लोग कैश, तो इसलिए ना कैश को अगर आप मुझे कुछ बात कहें ना कि यार कैश में करनी है, तो एकदम मेरे कान यहाँ पे किसी के खड़े हो जाएंगे कि क्यों, तो वो थोड़ा सा ना उनको लगता है कि क्यों पैसे में क्यों, तो वो थोड़ा सा शायद आपको फील भी हो। और कहीं जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं कि वो कैश एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, उन्होंने सिस्टम ही, अगर स्टोर 2024 में खुला ना, तो उसने कोविड के बाद तो वो प्लास्टिक के जी नोट से तो बड़ा जर्म्स, तो वो काफ़ी ना लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया। नोट्स इनके बिल चेंज हुए हैं, पहले से नहीं थे। पहले मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाले बिल्स If I remember How I Met Your Mother, उसके अंदर एक एपिसोड था, बार्नी वाज मेकिंग फन ऑफ व्हाट इज दिस, प्लास्टिक मनी है, दिस इज अ करेंसी फ्रॉम सम गेम, बोर्ड गेम। हाँ, ऐसे सो ट्रू, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो बड़ा अनडिस्ट्रक्टेबल किस्म का नोट है, वो फटता नहीं है। पाकिस्तान में आप जब नोट होते हैं वो बस वाले के पास से जब आपको मिलता है तो आपको पता चलता है कि ख़त्म हो चुका है वो, यानी पसीना है उस पर, पान है, सब है। नोट ने ज़िंदगी देखी होती है, लेकिन यहाँ पे एक तो पैसे ज़्यादा चलते नहीं, चले भी तो वो प्लास्टिक के होते हैं, वो मैनिपुलेट नहीं होते, स्लिपरी से होते हैं। लेकिन खैर, अच्छा, तो अब आपका अगला गोल है जॉब और घर ढूंढना, करेक्ट? यस। तो अभी आपकी जॉब के फ्रंट के ऊपर आपने बताया कि लिंक्डइन आप देख रहे थे, और क्या मींस आप नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग हर जगह काम करती है, भले पाकिस्तान हो, भले इंडिया हो, भले कनाडा हो, भले ओमान हो, तो नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ करें? जिस तरह भी ये तो हादसा तो नहीं हुआ ना कि जमशेद खड़े थे, वो आपकी ही फील्ड से समवट रिलेटेड है, तो उन्होंने आपको कहा कि चलो कुछ हो जाए, लेकिन एक्टिवली आप खुद कुछ कर रहे हैं ग्रुप्स में या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट? मैं हर व्हाट्सएप, ऑलमोस्ट तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं सब में हूँ। मैं तमाम लोगों से रीच आउट कर रहा हूँ। आई एम एक्टिव ऑन फेसबुक, जो मेरे कनेक्शंस है, जो मुझे लग रहा है कि कनाडा में हैं, मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ। लिंक्डइन पे मैं हूँ, इंडीड, मॉन्स्टर, नेम इट। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बस ये है कि अब मेरे पास एक परमानेंट रेजिडेंस हो, या मैंने ऐसे परमानेंट रेजिडेंस कि अब मैं एयरबीएनबी में रह रहा हूँ, तो मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। मेरा मुस्तकिल ठिकाना हो जाएगा, जैसे कि अब मैं कल मुझे एक नया एयरबीएनबी में जाना है, और 1 अक्टूबर से मैं एक
जगह है ये मिल्टन में ही है, एक लाहौरी साहब हैं, उनके पास ही मैं उनके बेसमेंट में रहूँगा फॉर फ्यू मंथ्स, वो परमानेंट ठिकाना होगा। देन वहाँ पे मैं जाके अपनी रिज्यूमे जो ऑड जॉब्स के लिए अपेरेंटली ऑड जॉब्स के लिए ड्रॉप कर दूँगा। वैसे वो ऑड जॉब्स वाले ही हाँ ज़्यादा मुल्क चलाते हैं, सो इट इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर पाकिस्तानी, इट्स ऑड जॉब, बट वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट। हाँ, आई थिंक एंड देन आई विल कीप अप्लाइंग इन माई डोमेन जॉब एज वेल। बट अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, जो आपने लोकेशन देखी है, वहाँ इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। अगर मैंने वहाँ कहीं चला भी गया और मैं कहीं मूव हुआ, फिर मेरे लिए वहाँ से आना मुश्किल होगा, मुझे फिर एक दिन के नोटिस पे छोड़ना पड़ेगा। दैट्स नॉट गुड फॉर मी। एंड एक रिस्पेक्ट का रिश्ता भी होता है कि आप किसी को टाइम दें, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तो आई एम टेकिंग माई टाइम, अंटिल देन आई एम डूइंग माई थिंग वट एवर आई कैन। सही है। नहीं, मैंने पूछा ये सवाल आपसे इसलिए ताकि आप जो भी कर रहे हैं सुनने वालों को थोड़ा आइडिया हो जाए, क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि जब आप इस सारे सफ़र से थोड़ा गुजर जाएँ आगे, आई कैन ऑफर यू हेल्प अगर उस दौरान चाहिए हो, लेकिन उसके बाद हम एक दोबारा पॉडकास्ट करें और फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं सुनूं कि हाँ ये मुश्किलात आई, ये हुआ, ये मिला, ये खोया, ये पाया, ये यहाँ पे मैं आज पहुँचा हूँ, मे बी 5 महीने 6 महीने बाद। लेकिन मेरे ख़्याल में वो बात आपकी ने अच्छी की है कि यू शुड नॉट जस्ट, ठीक है अपनी डोमेन में जॉब ढूंढनी ज़रूरी है, बट अगर जेब में पैसे ख़त्म हो रहे हो तो फिर भी उस ज़िद पे अड़े रहने से बेहतर है कि बंदा अनार को तोड़े और कहे कि यार ठीक है ये है करना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप जब उसमें एंटर होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो वाला कल्चर नहीं है कि इस जॉब को ये समझा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्वीपर भी मिलेगा ना तो लोग उससे भी उसी तरह, मतलब हर बंदा बस अपना काम कर रहा है। पीपल डोंट बॉदर रैंडमली कोई आगे किसी को कुछ बोलेगा नहीं, ये ड्रोन उड़ रहा है क्या है, हाँ ड्रोन उड़ रहा है। तो वो चीज़ नहीं होगी, आपको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, भले कोई माली है भले कोई कुछ है, एक इंसान होने की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और वो मुझे इस सोसाइटी की बात अच्छी लगती है। भले वो कुछ लोग चाहते हैं करना, कुछ लोगों के चेहरों पे आपको नज़र आए थे कि वो पैसे में एग्रेसिव हैं, बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ रहा है उस सिचुएशन में, बट वो चाहते नहीं हैं। बट वो हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। पाकिस्तान में यार हम कम वो हैं कि काम वाली तो काली होगी, बीवी मेरी गोरी होगी, तो हम उसमें तो खुद ही पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाकिस्तान में भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड थी कि एवरी प्रोफेशन हैज़ अ रिस्पेक्ट, कि काम है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मासी भी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी मैं उसका मालिक नहीं हूँ, इवेंचुअली कोई भी किसी का मालिक नहीं है ऑफिशियली। बट लेकिन हम एक रिस्पेक्ट जो है पाकिस्तान में उमूमन नहीं होती, क्योंकि वो खुद भी कुछ लोग जो उस प्रोफेशन में होते हैं वो अपनी शायद खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन बट यू कैन क्रिएट इट। यहाँ मैं क्योंकि इस सोसाइटी से वाकिफ़ था, मैं क्योंकि बचपन से ही मैं हॉलीवुड से बहुत ही मूवीज़ का मैं फ़ैन था, मेरे वालिद का भी काम था इस वजह से, तो मैं मूवीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं देखता रहा था कि सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंस है। तो वो एक कल्चर जो था दिमाग में कहीं ना कहीं बैक एंड में था कि एवरीवन हैज़ द सेम रिस्पेक्ट। तो मुझे यहाँ कोई ऐब नहीं लगता, बट वो मेन चीज़ जो है कि यू शुड बी ऑन द राइट स्पॉट, कि आप ऐसा ना हो कि आप कहीं फिर आपकी जॉब हो और आपने वॉलमार्ट में आप एक काउंटर पे काम कर रहे हैं, शेल्फ बॉय हैं और आप 3 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, यू शुड बी क्लोज इनफ। या आप कैनेडियन ट्रक टायर्स पे काम कर रहे हैं, आई डोंट माइंड डूइंग एनीथिंग। पाकिस्तान में भी जो मैकडॉनल्ड्स पे काम करते हैं, बैक इन 2018 मैंने एक कराची एयरपोर्ट पे ही मैकडॉनल्ड्स से वहाँ मैंने पूछा था कि व्हाट्स द प्रोसेस, कि क्या सैलरी है, किस तरह से आप इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएट तो आप ऐसे ही करते हैं कि आपने पहले वॉशरूम्स क्लीन करने, फिर उसके बाद आपने वेटिंग करनी है, फिर उसके बाद जो टेबल्स वगैरह साफ़ करने ये वाले काम करें, वहाँ वेटर्स तो होते नहीं हैं। देन आप यू गो टू आफ्टर प्रोसेस कि आप उस ब्रांच के कैश काउंटर पर बैठेंगे या ऑर्डर लेंगे। तो एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सो वो भी 17,000 की उस ज़माने में सैलरी थी, नॉट बैड। अच्छा, तो उस प्रोसेस से आपने जाना है। I was really expecting कोई 30-35 आप बोले। नहीं, मुझे उसने 17,000 बताया था। एंड हाँ, और अब जैसे KFC है, उसमें स्पेशल चाइल्ड्स को भी, मैं KFC में आखिरी जो विजिट किया था, दे हैड वन सम साइन लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। हाँ, तो वो हर चीज़ है, वो भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। अनटिल अनलेस यू आर एग्जॉस्टिंग योर ऑप्शंस, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर गुड टू गो। आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत कर, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बात शायद मुझे अब आके ना, शायद सारी ज़िंदगी वो एक झूठा तो आप कहते रहते हैं कि हाँ मैं जज नहीं करता लोगों को, लेकिन डीप डाउन आप शायद कर रहे होते हैं। लेकिन अब आके आहिस्ता, हाँ, लेकिन अब आके ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे शायद समझ आनी शुरू हुई है कि जो मेरा हक़ है ज़मीन पे, वो बाकियों का भी हक़ है, भले वो जैसा भी है, और उसका भी अपने रब से, जो भी वो जिसको भी पुकारता करता है। क्योंकि द फैक्ट कि एक हिंदू भी अपने रब को पुकार के कहीं पहुंच जाता है और वो समझता है कि मैंने जो किया था उसके, अब हमें नहीं पता वो क्या उसके पीछे मसलहत वो किस तरह, बट ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैंने ये फ़लाँ
देवानंद जो भी, हाँ अंबानी, मतलब एक लिविंग प्रूफ है ना, तो फिर वो थोड़ा सा आपको आप पर्सपेक्टिव खोलता है कि मे बी देयर इज़ समथिंग आई डोंट नो। तो वो चीज़ आपको ना थोड़ा सा हम्बल करती है। बट आई होप आपका सफ़र अच्छा रहे। आई होप यू कम आउट स्ट्रॉन्गर ऑन दी अदर साइड। बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा। हम अगली पॉडकास्ट आपसे ज़रूर करेंगे और उसमें फिर आपकी ये वाली जॉब की हंट की कहानी, और आप फिर उस एक्सपीरियंस से आने वालों को इंस्पायर कर सकते हो कि यार ये गलतियाँ, ये चीज़ें मैंने की, ये आप ना करें, ये अगर आप करें तो यू विल बी ऑन द फास्ट ट्रैक टू गेट अ जॉब जब आप यहाँ पे आते हैं। ये यार आपसे बात करके अच्छा लगा। मच्छर काफ़ी है। मैसेज हाँ, ये रहा कैमरा। डोंट गेट डिप्रेस्ड। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं, कनाडा में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी बुरी हैं। आई प्रेफर टू लीव पाकिस्तान कि मैं अपने दूसरे ऑप्शंस जो हैं, जो मेरी टेंडेंसीज जो हैं, मैं समझता हूँ कि हाँ मेरे पास जो स्किल सेट है, जिसकी वर्थ जहाँ है वहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। सो आई ट्राइड, होपफुली आई विल कीप ट्राइंग until माई लास्ट ब्रेथ। बट कोशिश करनी है, जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, ट्राई करके देखें। यू ऑलवेज हैव अ रिटर्न पाथ, आप कभी भी जा सकते हैं। यू हैव अ सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, बट आप आएंगे तो आपको दूसरा कल्चर को, किसी और का जो सच है वो दूसरे सच हो सकता है, तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ओमान का रहा, बिकॉज़ वहाँ पे मेरे पास जॉब थी, फाइनेंशियली मेरे हालात बहुत अच्छे थे वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हैं अभी तक अच्छे, बट आई हैड अ स्टेबल जॉब। और ओमान एज़ अ कंट्री बहुत अच्छा है। मैं एक दिन टर्की में रहा हूँ, लेकिन इस्तांबुल में भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इन अ वे, नॉट द लैंग्वेज बैरियर वॉज देयर, बट वहाँ मुझे जो एक पुराने जो मुल्क होते हैं, एक कॉफ़ी शॉप बने हुए हैं, लकड़ी की बेंचेस हैं, कॉफ़ी कप्स हैं, आप जा रहे हैं बाप बेटी एक रेस्टोरेंट छोटा चला रहे हैं, वहाँ पे बकलावा आपको मिल रहा है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे, ओल्ड स्कूल जो मेरा दिमाग है, तो मुझे चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बट आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क देखें, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ है और आप कहाँ हैं। सो if you want to come to Canada, come to Canada. There's a saying कि the best time was to do anything was 10 years ago. The second best time is now. So it's never too late.